नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्टिंग का मामला, कैबिनेट में सैद्धांतिक सहमति मिलने का विरोध हुआ तेज। धामी ने कहा हाईकोर्ट शिफ्टिंग किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से। देहरादून में फेडरेशन ऑफ जियो साइंस की तीसरी सेमिनार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कार्यक्रम में सतत विकास के लिए हिमालय विशेष पर की चर्चा। विधायक महेश जीना का सर्च दौरा, हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय का किया निरीक्षण। संबंधित सुविधाओं को लेकर की अधिकारियों से चर्चा। उत्तराखंड में मच्छर कर रहा है परेशान। अल्मोड़ा में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। आशा, एनएनएम और स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं लोगों को जागरूक। और बाल दिवस पर छात्र की संदिग्ध मौत का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह स्पष्ट न होने से विसरा रखा सुरक्षित। परिजनों ने की अपराधियों को खिलाफ मांग। और अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण करने को लेकर कैबिनेट में लिए गए निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईकोर्ट शिफ्टिंग पर कहा है कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके लिए हमने हाईकोर्ट से बात कर ली है, हमारे बीच सहमति बनी है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और हाईकोर्ट का विस्तारीकरण होना है। इस लिहाज से हमने हाईकोर्ट शिफ्ट करने का निर्णय लिया। नहीं, वो चरणबद्ध तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने हाई कोर्ट से बात करी है और उनके और हमारे बीच में सहमति बनी है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और चूँकि उसका विस्तार करना है, विस्तारीकरण होना है, इस लिहाज से जो है हाई कोर्ट शिफ्ट करने का हमने निर्णय लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। श्रीनिवास जी, आज हाई कोर्ट को शिफ्ट करने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी का भी रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया है, निकल के सामने आई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्फूर्ति, आप चाहूंगा उत्तराखंड विधिक सेवा से जुड़े हुए तमाम अधिवक्ताओं की, यहां तक कि हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं, उन तमाम लोगों ने एक आवाज उठाई थी सालों पहले कि उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है उसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाना चाहिए। उसके पीछे कई सारी दलीलें दी गई थी और तमाम जो बार एसोसिएशन के जब चुनाव होते हैं, नैनीताल हाईकोर्ट के चुनाव होते हैं, या यूं कहें कि अलग अलग बार काउंसिल के जब चुनाव होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें पहला प्रस्ताव यही होता है उन तमाम चुनावी एजेंडों में कि हाईकोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। लेकिन शिफ्ट कहां किया जाए, उसके पीछे की धारणा क्या होगी, इसको लेकर तमाम सरकारों से गुजारिश की गई है। लेकिन युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, पुष्कर सिंह धामी जिसके मुखिया हैं, उन्होंने हाईकोर्ट की इस बात को, बार काउंसिल की इस बात को सिरे से माना है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। राज्य सरकार ने फौरी तौर पर एक सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है कि हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। उसके पीछे जो दलीलें दी गई है उसमें यह है कि हल्द्वानी से लेकर के नैनीताल पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी में जिस प्रकार से पर्यटन का कारोबार है या पर्यटक जो पहुंचते हैं उनकी बड़ी तादाद पहुंचती है और उत्तराखंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसको लेकर के राज्य सरकार बड़े स्तर पर ब्रांडिंग करती आई है। इस ब्रांडिंग के पीछे ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को उत्तराखंड लाना है। जब लोग उत्तराखंड आएंगे तो उत्तराखंड में राजस्व की प्राप्ति होगी, यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को कहीं ना कहीं उसका मुनाफा होगा, उसका लाभ होगा और ऐसे में नैनीताल जाने वाले जब पर्यटक वो ट्रैफिक की समस्या में फंस जाएंगे, उनके सामने कई प्रकार की तमाम दुश्वारियां पैदा हो जाएगी। या यूं कहें कि जिनको हाईकोर्ट में अपने मुकदमों को लेकर के अधिवक्ता के साथ हाईकोर्ट जाना है, वहां पर पैरवी करनी है, वहां रात्रि विश्राम करना है, ऐसे में पीक सीजन पर अगर हाईकोर्ट में पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो जाहिर सी बात है उसको महंगे दामों पर खाना भी खाना पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, यानी होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं बड़े मुंह मांगे दाम पर उसको लेनी पड़ेगी, यानी अतिरिक्त बोझ पर उसका डाका पड़ेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार ने और राज्य के मुखिया ने
इस बात को गंभीरता से समझा है और उन तमाम लोगों को फौरी राहत देने के लिए इस पर एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया है, जिस पर सैद्धांतिक सहमति उत्तराखंड सरकार ने बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में दे दी है। अब लिहाजा इस पर शुरू होगा, जो अगला चरण का काम शुरू होगा वो होगा जमीन को तलाशने का। क्या जितने अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल में बैठते हैं उनके लिए क्या हल्द्वानी में मुकम्मल जमीन मिल पाएगी, और मुकम्मल जमीन मिल पाएगी तो क्या हाईकोर्ट की जो व्यवस्था वर्तमान में है उसको शिफ्ट करने के बाद क्या उसकी अस्थायी बेंच को गैरसैंण या देहरादून में शिफ्ट किया जाएगा। गैरसैंण और देहरादून का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि उत्तराखंड में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के तरफ से एक आवाज निकल कर आ रही है, राजनीतिक दलों की तरफ से एक आवाज निकल कर आ रही है कि केवल हल्द्वानी में शिफ्ट करके पलायन करने जैसा संभव हो रहा है। ऐसे में अगर उनकी अलग अलग इकाइयां अलग अलग स्थान पर होगी तो तमाम जो फौजदारी है या दीवानी कानून है जिसके लिए अधिवक्ता जाते हैं और अपने लोगों को लेकर के अपने केस को लड़ने के लिए वहां पहुंचते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। ऐसे में उनको अलग अलग बेंच की अलग अलग इकाई राजधानी देहरादून समेत अगर गैरसैंण तक मिलती है तो गढ़वाल और कुमाऊं और राजधानी देहरादून सबका समावेश उसमें होगा और इस पर भी सरकार विचार कर रही है। यानी अब सरकार चरणबद्ध तरीके से हाईकोर्ट के शिफ्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, जिसमें विधिक परामर्श लेने के साथ साथ जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकारी हैं या फिर यूं कहें कि बार काउंसिल के सदस्य हैं या अधिवक्ता है। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडिया जियो साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में देश भर से 250 वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। इन 3 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिक हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लोगों के द्वारा व्यक्तिगत फायदे के लिए जिस तरीके से पर्वत का दोहन किया जा रहा है उससे भविष्य में होने वाले प्रभावों और फिर भी इस पर बातचीत की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों से ये अनुरोध किया है कि वे हिमालय में हो रहे उथल पुथल के साथ साथ भूकंप, भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीरता से चिंतन करें ताकि इससे होने वाले विभीषिका से बचा जा सके। हिमालय जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। कई दिनों बाद स्वराज्य आश्रम में चहलकदमी हुई। हल्द्वानी में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हो गई है। कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम से यात्रा की शुरुआत की गई। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देश के 12 राज्यों में पदयात्रा निकाल रहे हैं और हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हल्द्वानी बाजार से होते हुए व्यापारियों से जनसंपर्क करते हुए बाजारों में ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जाति धर्म से ऊपर उठकर जोड़ना है। सालों पहले की अगर किसी को इस भारत देश के अंदर सबको पता है, सबको याद है कि कांग्रेस लोगों के दिलों में और कांग्रेस जड़ से उगी हुई पार्टी है। देश को आज़ाद कराने में, समाज को एकजुट रखने में, वर्गों को, जातियों को, धर्मों को एकजुट रखने में आज़ादी के बाद से लेकर के कांग्रेस की अपनी एक अलग भूमिका रही है। लेकिन बीच में आज के दिन का जो ये टेन्योर चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार का जो टेन्योर चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह का घमासान हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या समाज की हालत होगी, क्या व्यापारियों की हालत है, क्या बेरोजगार युवाओं की हालत है। इन सबको लोगों के दिल में एक अलख पैदा करने के लिए हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने एक यात्रा शुरू करी है। हम भी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हल्द्वानी जैसे छोटे से शहर में। मैं सोचता हूँ समाज में एक समरसता है, इस वजह से हम आज यात्रा शुरू कर रहे हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं और जो देश के निर्माण से लेके
देश की आज़ादी से लेके जो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, आज फिर से वो संघर्ष का समय आ गया है, क्योंकि देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म जाति के नाम पे लड़ाई लड़ाई जा रही है, आप भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, और जो अनेकताओं में एकता, इस देश की एक विविधता थी, एक पहचान थी, उसको कहीं मिटाने का प्रयास करा जा रहा है। तो इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है जो भारतीय मूल है, भारतीय डीएनए है, वो प्यार का है, आपसी भाईचारे का है, अमन का है, चैन का है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक ताना बाना, आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हुई हैं, इनको पुनर्जीवित करके पटरी पर लाना है, ये आज के समय की आवश्यकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प संदेश है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नादेही शुगर मिल से पेराई सत्र 2022-23 शुरू हो गया है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नादेही शुगर मिल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना लेकर मिल पहुंचे। पहले बैलगाड़ी और किसान का तिलक कर स्वागत किया गया और फिर फीता काटकर पेराई का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्व भाजपा विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल और वर्तमान विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस बार मिलों की स्थिति काफी अच्छी है। किसानों के रात्रि विश्राम के लिए रुकने की व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई, ताकि किसानों को परेशानी ना हो, और इस बार मिलों का पहले से ट्रायल करा लिया गया है। किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा गन्ना पेराई सत्र नादेही का शुरू हुआ है, और हमारे साथ माननीय विधायक जी रहे हैं, पूर्व विधायक जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, और इस बार जो मिलों की स्थिति है बहुत अच्छी हुई है। किसानों के लिए हमने उनके रात्रि विश्राम के लिए पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था इस बार सब सुचारू रूप से करवाई गई है। मिलों का ट्रायल रन पहले कराया गया था, ताकि जो ब्रेकडाउन होते थे मिलों में, जिसकी वजह से किसानों का नुकसान होता था, वो ना हो। और इस बार हमको पूरी उम्मीद है कि मिल बिना ब्रेकडाउन के चलेगी भी, और हमारी रिकवरी भी बेटर होगी और किसानों का फ़ायदा भी होगा। हमने गन्ना किसानों के लिए लगातार सबसे अच्छी चीज़ तो यही हो सकती है कि जिनका पेमेंट टाइम पर हो जाए और मिलें सुचारू रूप से चलें। इस बार उत्तराखंड की सारी चीनी मिलें जो हैं वो सुचारू रूप से चलेंगी भी, और हमारे गन्ना भुगतान भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने यूपी से पहले गन्ना किसानों का भुगतान किया, और हम ये प्रथा को चाहते हैं कि आगे भी ऐसी रहे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में ग्राम पंचायत तलाई में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी स्यालदे डॉक्टर देवेंद्र सिंह मारतोलिया के नेतृत्व में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर का शुभारंभ पशु चिकित्सा अधिकारी स्यालदे डॉक्टर देवेंद्र सिंह मारतोलिया, ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष स्यालदे कुंदन लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में कुल 37 पशुओं का निःशुल्क दवा वितरित कर उपचार किया गया। 8 छोटे पशुओं का बांध्याकरण भी किया गया। इसके अतिरिक्त पशुधन बीमा योजना अंतर्गत 46 पशुओं का बीमा भी करवाया गया। खबरों में वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र में 10 छोटे नए वाहनों को डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाहन में कार्यरत कर्मचारियों को जनता से मधुर व्यवहार अपनाने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि 10 छोटे वाहन डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए खरीदे गए हैं। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आज से नगर पालिका डोईवाला डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य स्वयं करेगी। आज माननीय वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा 10 नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर जनता की परेशानी, कूड़ा करकट और जो शहर में फैली हुई गंदगी को दूर करने की कोशिश की गई। मैं उसका स्वागत करता हूं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे पास पहले भी 10 गाड़ियाँ थी, परंतु क्षेत्र बड़ा होने के कारण और आबादी बहुत ज़्यादा क्षेत्र की बढ़ रही है। आज 10 गाड़ियाँ चालू हुई हैं, 4-5 गाड़ियाँ भी और भी आनी हैं। उनकी सेवाएं संतोषजनक ना होने के कारण और निरंतर शिकायतें प्राप्त होने के कारण बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो डोर टू डोर कलेक्शन सेवा है नगर पालिका स्वयं अपने संसाधनों से संचालित करेगी। इसी के तहत हम लोगों ने जो 10 वाहन खरीदे थे, आज उनका माननीय शहरी विकास मंत्री जी के और चेयरमैन साहब और हमारे माननीय पार्षदगण थे, इनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर इनको जनता को समर्पित किया गया। उत्तराखंड के अंदर हम लोग सफाई को किस प्रकार से और अच्छे रूप में ले सकें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी सरकार प्रयासरत है। पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से लगातार स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं और पहली बार उत्तराखंड को 6 पुरस्कार मिले राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अधिवक्ताओं के प्रति न्यायिक अधिकार के व्यवहार को लेकर प्रदेश भर पर वकील एक साथ न्यायिक कार्य से वितरित रहने का फैसला किया है। साथ ही साथ सभी अधिवक्ता संगठन शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने के निर्णय किया गया है। आज हरिद्वार में भी सभी अधिवक्ताओं को कार्य से विरत रहकर अपनी न्यायिक परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। बार काउंसिल के आह्वान पर, बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर ये आज का एक धरना, सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। ये न्यायिक अधिकारी है जो उनका न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग ना और अधिवक्ता के प्रति उनका अच्छा व्यवहार न होने के कारण, ये नकारात्मक व्यवहार होने के कारण ये धरना दिया जा रहा है। एडवोकेट जो पूरे सिस्टम में एक पूर्ण भागीदारी निभाता है, उसको वो सम्मान प्राप्त हो सके। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि यद्यपि ये आज का ही एक ही दिन का आह्वान है, लेकिन अगर भविष्य में इस व्यवहार में कोई कमी नहीं आती है तो पुनः बार काउंसिल के निर्देश पर ये जारी रहेगा। जो भी निर्णय होगा बार काउंसिल का, उसका अक्षरशः पालन। उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर आज डोईवाला के परवा दून बार संघ और डोईवाला बार संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का अधिवक्ताओं के प्रति बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है, जिस पर अधिवक्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि न्यायिक कार्यों के लिए अधिवक्ता ही सबसे जरूरी है। आज डोईवाला तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने डोईवाला के न्याय अधिकारी को ज्ञापन दिया और फिर एसडीएम कोर्ट के सामने धरना प्रदर्शन कर न्यायिक अधिकारियों से अधिवक्ताओं के प्रति बर्ताव सुधारने की मांग की। परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला का फूल सिंह वर्मा एडवोकेट अध्यक्ष हूँ और आज जो है बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर जो है जो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता है और होता आया है, हम सब जो है बार काउंसिल के उस पर जो है हड़ताल पर है। ये समस्त उत्तराखंड की विडंबना रही आफ्टर कोविड, क्योंकि बार काउंसिल में मैंने ही एक आवाज़ उठाई थी कि बार काउंसिल में जितने भी हमारे मेंबरान यहाँ से चुन के गए थे, उनको हमने बताया गया था कि यहाँ पे जो
कोर्ट परिसर में अनियमितताएं चल रही हैं और जो जजों का एडवोकेट्स के प्रति जो दुर्व्यवहार चल रहा है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने दिनांक 11/11/2022 को देहरादून में तमाम उत्तराखंड के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं सबकी उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि किस तरह से जो न्यायालय के अधिकारी हैं वो अधिवक्ता जो कि एक कोर्ट ऑफिसर के रूप में किसी वादकारी का हित लेकर कोर्ट में जाते हैं, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। उसी मनमानी, उसी तानाशाही रवैये के खिलाफ आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर परवादून बार एसोसिएशन और डोईवाला के जितना भी अधिवक्ता हैं आज हड़ताल पर हैं। लक्सर पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले लंबे समय से लक्सर पुलिस पॉक्सो के आरोपी की तलाश कर रही थी। लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद लक्सर पुलिस को कामयाबी मिली है और पॉक्सो का मोहम्मद मुस्ताक कादरी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ की गई तो आरोपी मुस्ताक बच्चों का सौदागर निकला। आरोपी के पास से अलग अलग जगह से चुराए गए 2 बच्चे भी बरामद कर लिए गए। पकड़े गए आरोपी मुस्ताक कादरी की जांच के बाद पता चला कि इन बच्चों में से एक बच्चा कश्मीरी गेट दिल्ली से चुराया गया है, जबकि दूसरा बच्चा गाजियाबाद से चुराया गया है। दिल्ली से चोरी हुए बच्चे के परिजन लक्सर पहुंच गए। तखनी तुरंत पुलिस चौकी में हल्ला किए हम, तो थाने वाले ने कहा मिल जाएगा धैर्य रखो मिलेगा। भर रात बोला जी मिलेगा। फिर रात पूरे सवेरे कहा कि जब तक नहीं खबर है ये मिलेगा तो दे दूँगा। इस पर जो है हमारी टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी 2 बच्चों की पहचान करी है, जिसको दिल्ली से चोरी हुए बच्चे पर मुकदमा भी कश्मीरी गेट पर दर्ज है, जिसको देहरादून से बच्चे को बरामद कर लिया गया जो 1-1.5 साल का करीब है। साथ ही साथ इसमें जो है जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ था वो जो है बदायूं से भी बरामद कर लिया गया, जिसके पेरेंट्स और वहां का क्या मुकदमा लिखा हुआ है उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। उत्तराखंड धर्मांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने अब कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया है। धर्मांतरण साबित होने पर दोषियों को अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। धर्मांतर आरोपी को 10 लाख की क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। विधेयक पास होने के बाद जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध हो जाएगा। सीएम धामी ने धर्मांतरण को लेकर कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये रखा था कि हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लेकर आएंगे। वहीं अब धर्मांतरण उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है और इसी को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। समान नागरिक पहले इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने सबसे पहले वही काम किया है। वो हमारा ड्राफ्ट लगभग तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण चूँकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। रुड़की बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज रुड़की रामनगर कोर्ट के सभी अधिवक्ताओं ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर अपना विरोध जताया। यह हड़ताल पूरे उत्तराखंड में की गई। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से अंतराल में वकीलों के सम्मान में कमी आई है, जिसको लेकर मामलों में न्याय दिलाने वाले वकीलों के साथ ही न्याय नहीं हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर अब भी वकीलों के प्रति प्रशासन और न्यायालयों का रवैया नहीं बदला तो आगे और भी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। 5 साल से जब से तो कोरोना हुआ था और उसके बाद से अब तक स्थिति ये थी कि एडवोकेट्स को जब कोर्ट में जाते थे तो वो जो सम्मान जिसके हकदार है उसमें कहीं कमी आ रही थी। बार काउंसिल ने आज इसीलिए पूरे उत्तराखंड में स्ट्राइक कॉल की अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए कि उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी न रहे। आज का ये जो आंदोलन है, ये हड़ताल है, ये इसलिए है। आज पूरे उत्तराखंड में कोई भी एडवोकेट, एक भी एडवोकेट ने आज
उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में आहूत होने जा रहा है। इसे लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वीकृति दे दी है। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक की अवधि का प्रस्ताव तैयार किया है। शीतकालीन सत्र के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। शीतकालीन विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी बने हुए हैं। कानून व्यवस्था, वनांतरा, रिसोर्ट प्रकरण, भर्ती घोटाला जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की भी सरकार की कोशिश है। तो वहीं शीतकालीन सत्र में 6 से अधिक विधेयकों को पारित करने के लिए धामी सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए विधायकों को अभी तक अलग अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल लगाए गए हैं। सीएम धामी ने रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को सौगात दी है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को 31% के बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। रोडवेज प्रबंधन ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार ये लाभ मिलेगा। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।